एक तरफ चाइना कहता है चलो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो करते हैं, यानी एक दोस्ती का डांस। हाँ और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ बॉर्डर पर LAC पर टेंशन एकदम हाई है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना? बिल्कुल है। वेलकम दोस्त। आज हम इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को, इस शतरंज के खेल को अनपैक करने वाले हैं। ये सिर्फ न्यूज हेडलाइंस नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक चेस गेम है जहां हर एक मूव, हर एक चाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा में हम इंडिया के इन रिलेशनशिप्स को ना परत दर परत समझेंगे। विल गो लेयर बाय लेयर। ओके। पहले वी विल लुक एट आवर मोस्ट चैलेंजिंग नेबर्स चाइना और पाकिस्तान और उनके साथ हमारे डायनामिक्स को। द बिग टू। फिर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे टू एक्सप्लोर आवर बॉन्ड्स विद बांग्लादेश एंड द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन अफगानिस्तान। राइट। इसके बाद इंडियन ओशन में हमारी क्रूशियल पार्टनर श्रीलंका की बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली हम ग्लोबल पावर हाउसेस द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड द यूनाइटेड किंगडम के साथ इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को डीकोड करेंगे। वाह, पूरा वर्ल्ड टूर है। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो लेट्स स्टार्ट विद द बिग वन, द ड्रैगन। टॉपिक 1, इंडिया चाइना रिलेशंस। ब्रॉड माइक्रो थीम, India's neighborhood and global partnerships. So basically इंडिया चाइना का रिश्ता आई थिंक एक डबल एज्ड स्वॉर्ड जैसा है। सही कहा। एक तरफ चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जबरदस्त इकोनॉमिक टाइज हैं, और दूसरी तरफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। राइट। चाइनीज प्रेसिडेंट ने इसको ड्रैगन एलिफेंट टैंगो कहा, मतलब एक ब्यूटीफुल हार्मोनियस पार्टनरशिप, बट द रियलिटी एज ऑलवेज इज थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स। इसका एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जांपल है SCO समिट 2025 में हमारे प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट की मीटिंग। अच्छा। एक तरफ बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ चल रहा है, गलवान के बाद से सिचुएशन टेंस है, और दूसरी तरफ द टॉप लीडर्स आर टॉकिंग। तो ये हिपोक्रेसी नहीं है? नहीं, ये डिप्लोमेसी है। ये हाई लेवल टॉक्स दिखाते हैं कि टेंशंस के बावजूद द चैनल फॉर डायलॉग हैज टू बी केप्ट ओपन। इट्स अ क्लासिक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हाल ही में दोनों देशों ने 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज मार्क किए। हाँ, 1950 से। इसी कॉन्टेक्स्ट में ड्रैगन एलिफेंट टैंगो का आइडिया सामने आया। सरफेस पर तो ये साउंड करता है जैसे इंडिया और चाइना, द एलिफेंट एंड द ड्रैगन, एक साथ पीसफुली राइज कर सकते हैं, बट द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल्स, है ना? Absolutely. The details are where the real story is. If we look at the background, trade is huge. ह्यूज मतलब कितना? Yeah, we're talking over $100 billion. China is India's largest trading partner. लेकिन एक सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट एग्जिस्ट करता है। मतलब इसका मतलब है कि हम चाइना से इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, बेसिकली सब कुछ, और एक्सपोर्ट उसके कंपैरिजन में काफी कम। अच्छा, तो हम उन पर डिपेंडेंट हैं। एक तरह से हाँ। इस ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पासेस, लिपुलेख पास उत्तराखंड में, शिप्कीला पास हिमाचल प्रदेश में और नाथुला पास सिक्किम में को रीओपन करने की बात चल रही है। ओके, तो ट्रेड एक ग्लू है जो रिश्ते को जोड़े रखता है। करेक्ट। और इस ट्रेड पार्टनरशिप के बीच द कोर लॉजिक ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज द बॉर्डर, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी LAC। सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ये फॉर्मली डिमार्केट ही नहीं हुई है, एक लाइन ऑन द मैप नहीं है जिस पर दोनों अग्री करें। एग्जैक्टली। यही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। इंडिया मानता है कि LAC की लेंथ 3,488 किलोमीटर्स है, राइट। जबकि चाइना कहता है कि ये सिर्फ 2,000 किलोमीटर्स है। ये जो परसेप्शन गैप है ना, ऑलमोस्ट 1,500 किलोमीटर का, यही सारे कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स है। वाओ। करेक्ट। और इस LAC को हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके। फर्स्ट इज द वेस्टर्न सेक्टर इन लद्दाख। यहाँ पर मेन डिस्प्यूट 2 हिस्टोरिकल लाइंस को लेकर है। इंडिया जॉनसन लाइन को मानता है जो 1865 में प्रपोज की गई थी। ठीक है। इस लाइन के हिसाब से अक्साई चिन इंडिया का पार्ट है, जबकि चाइना मैकटनी मैकडोनल्ड लाइन ऑफ 1899 को ट्रू बॉर्डर मानता है, जिसके हिसाब से अक्साई चिन उनका है। तो यही एरिया है जहां गलवान हुआ, पेंगोंग सो है। एग्जैक्टली, यही हॉटस्पॉट है। फिर आता है मिडिल सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। यहाँ क्या सीन है? थैंकफुली ये एरिया लार्जली पीसफुल एंड अनडिस्प्यूटेड है। छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट्स हैं बट नथिंग मेजर। फ्यू, ओके। बट देन वी मूव टू द ईस्टर्न सेक्टर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं। यहाँ चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का हिस्सा क्लेम करता है। पूरा स्टेट? पूरा स्टेट। वो वहाँ के लोगों को स्टेपल्ड वीजाज देते हैं, रेगुलर वीजाज नहीं, टू शो इट्स डिस्प्यूटेड टेरिटरी। यहाँ जो LAC है वो मैकमोहन लाइन के अलोंग है, जो 1914 के सिमला कन्वेंशन में ड्रॉ की गई थी। चाइना इस कन्वेंशन को मानता ही नहीं। तो बॉर्डर इशू तो एक परमानेंट फ्लैश पॉइंट है, बट देयर इज अनदर फ्रंट ऑफ दिस कंपटीशन, द स्ट्रेटेजिक वन। यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी आती है। ये है क्या एग्जैक्टली? What's fascinating here is the imagery. String of pearls. चाइना की एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है। इमेजिन करो एक माला यानी एक स्ट्रिंग जिसके मोती यानी पर्ल्स इंडियन ओशन के अलग अलग कंट्रीज में पोर्ट्स और मिलिट्री आउटपोस्ट्स हैं। जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट्स, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट जिसे उन्होंने 99 ईयर लीज पर ले लिया है, बांग्लादेश में चिटागोंग और म्यांमार में क्योकप्यू पोर्ट। ओह वाओ। इस नेटवर्क के थ्रू चाइना इंडिया को स्ट्रेटेजिकली एनसर्कल करने यानी घेरने की कोशिश कर रहा है। इट्स अ जियोपॉलिटिकल चोक होल्ड स्ट्रैटेजी। Well, that's a powerful and slightly scary image.
तो इंडिया इसका जवाब कैसे दे रहा है? क्या हमारा कोई काउंटर मूव है इस गेम ऑफ चेस में? बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम बस देख रहे हैं। इंडियाज रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। नेकलेस ऑफ डायमंड्स, अच्छा लगा सुनने में। हाँ, अगर चाइना मोती की माला पहना रहा है तो इंडिया हीरों का हार बना रहा है। इसमें इंडिया अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ नेवल बेसेस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स डेवलप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान में चाबहार पोर्ट विच बाईपासेस पाकिस्तान, ओमान में डुखम पोर्ट फॉर नेवल एक्सेस, सिंगापुर में चांगी नेवल बेस जहां हमारे नेवल शिप्स जा सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा क्वाड जैसी इनिशिएटिव्स इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये सब इस काउंटर स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। ओके, बॉर्डर हो गया, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन हो गया, पर एक और नया फ्रंट खुल रहा है जहां टेंशन बढ़ रही है। वाटर पॉलिटिक्स, द ब्रह्मपुत्र इशू। यस, दिस इज अ क्रिटिकल इमर्जिंग इशू। बहुत लोगों को इसके बारे में अभी पता चल रहा है। चाइना तिब्बत में यारलंग नदी पर एक मेगा डैम बना रहा है। यारलंग। यही नदी इंडिया में आकर ब्रह्मपुत्र कहलाती है। राइट। ये डैम थ्री गॉर्जेस डैम से भी बड़ा हो सकता है, पोटेंशियली बिकमिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। ओ माय गॉड, इससे हमें क्या प्रॉब्लम है? इंडिया का कंसर्न ये है कि चाइना इस डैम के थ्रू वाटर फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और लाइवलीहुड पर पड़ेगा। मतलब वो पानी रोक सकते हैं? या तो रोक सकते हैं या मॉनसून में अचानक छोड़कर फ्लड ला सकते हैं। वाटर शेयरिंग को लेकर कुछ एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं, बट उनका रिन्यूअल पेंडिंग है, व्हिच इज अ बिग कॉज फॉर कंसर्न। और इस कॉम्प्लेक्स पिक्चर में सीपैक भी फिट होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एग्जैक्टली। सीपैक चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का आप कह सकते हो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चाइना के कैशगार सिटी से कनेक्ट करता है। इंडिया का इस पर प्राइमरी ऑब्जेक्शन ये है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, व्हिच इज अ सॉवरेनिटी इशू फॉर अस। एब्सोल्युटली। अब इसे अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करने की बात हो रही है, जो रीजनल डायनामिक्स को और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि इट सॉलिडिफाइज द चाइना पाकिस्तान एक्सिस राइट ऑन अ वेस्टर्न बॉर्डर। तो यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स के लिए यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर यूपीएससी, LSE के तीनों सेक्टर्स एंड द लाइंस जॉनसन एंड मैकमैन आर सुपर इंपॉर्टेंट। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वर्सेस नेकलेस ऑफ डायमंड्स इज अ फेवरेट कॉन्सेप्ट, और मेडॉक डैम ऑन द यारलुंग ज़ाम्बो रिवर इज अ हॉट टॉपिक। सो टू कंक्लूड, ये रिश्ता कॉपरेशन और कॉन्फ्रंटेशन का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, बट द ट्रस्ट डेफिसिट इज वेरी वेरी डीप। इट्स अ कांस्टेंट टाइट रोप वॉक। बिल्कुल। अब लेट्स मेक श्योर ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टिक करे। क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। ग्रेट आइडिया। फर्स्ट क्वेश्चन, LAC के 3 सेक्टर्स को आसानी से याद रखने का कोई मेमोरी हैक है? इतना सारा डेटा है। बिल्कुल। थिंक वेस्ट मिडल ईस्ट। वेस्ट में लद्दाख है, जहां जेम एंड JM की फाइट है। जेम, ओके। मिडल इज मोस्टली काम, हिमाचल, उत्तराखंड। ईस्ट में अरुणाचल है, जहां मैकमाहन लाइन का मामला है। सो JM इन द वेस्ट, काम इन द मिडल, मैकमाहन इन द ईस्ट। सिंपल। परफेक्ट। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वर्सेस नेकलेस ऑफ डायमंड्स में काफी कंफ्यूजन होता है, इसे कैसे याद रखें? सिंपल है। पर्ल्स मोती आर स्मॉल एंड यूज्ड इन अ स्ट्रिंग। चाइना इज यूजिंग देम टू चोक और encircle इंडिया. Diamonds, हीरे are brilliant and used in a necklace. India is using them to shine and build partnerships. So pearls equals choke by China, diamonds equals shine with India. बहुत अच्छा एनालॉजी है। नेक्स्ट, मेदोक डैम चाइना में किस रिवर पर है? यारलुंग ज़ांगबो, यही नदी इंडिया में आकर ब्रह्मपुत्र बनती है। सो ज़ांगबो इन चाइना, ब्रह्मपुत्र आउट इन इंडिया, याद रखना। ठीक है। CPEC, which 2 cities does it connect? पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चाइना के काशकर सिटी से। जस्ट रिमेंबर GK, जनरल नॉलेज वाला GK नहीं, ग्वादर काशकर वाला GK। कूल ना? कूल है। लास्ट वन फॉर दिस सेक्शन, मैकमोहन लाइन किस कन्वेंशन का रिजल्ट थी? द सिमला कन्वेंशन ऑफ 1914। ये ब्रिटिश इंडिया, चाइना और तिब्बत के बीच हुआ था। अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स। Perfect. Now, pause and practice saying the LAC has 3 sectors. The western sector with the Johnson-McCartney-McDonald dispute, a largely undisputed middle sector, and the eastern sector defined by the McMahon line. In short, India-China is a high-stakes balancing act between huge trade opportunities and serious border and strategic challenges. Wow, that was a lot to unpack, right? Yeah. देखा कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल और मेमोरेबल तरीके से समझना पसंद है, तो 1 सेकंड के लिए पॉज करके नीचे सब्सक्राइब बटन हिट कर दो। हाँ, जरूर। नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना, ताकि कोई भी ऐसी इन डेप्थ चर्चा मिस ना हो। और हाँ, कमेंट करके बताओ what you found most interesting. For exclusive notes from our discussion, you can join our membership. Your support helps us create more content like this. चलो, let's continue. All right? अब चाइना से शिफ्ट होकर let's talk about our other historic rival. Okay. Topic 2, India-Pakistan relations. Broad micro theme, India's neighborhood and global partnerships. The India-Pakistan relationship is historically complex, defined by partition, multiple wars, and the constant issue of cross-border terrorism. बिल्कुल। कि current issues revolve around the Indus Waters Treaty, the line of control, LOC, and various unresolved border disputes like Sir Creek. इसका a very potent real-life example was India's announcement to hold the Indus Waters Treaty (IWT)
इन अबेयंस, इन अबेयंस मतलब टेम्परेरीली सस्पेंड करना। इंडिया ने कहा कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोक नहीं देता, हम इस ट्रीटी को होल्ड पर रख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव है, स्पेशली बिकॉज द IWT हैज सर्वाइव्ड 3 फुल स्केल वॉर्स। तो ये इतनी रेजिलिएंट ट्रीटी है। It is, which is why even threatening to touch it is a big deal. Let's start with this treaty then, the Indus Waters Treaty of 1960. It's a miracle of diplomacy in a way. So what's its background? The background is कि पार्टीशन के बाद इंडस रिवर सिस्टम की ज्यादातर नदियों का सोर्स इंडिया में था। Right. तो ये पाकिस्तान के लिए एक मेजर कंसर्न था, क्योंकि पूरी एग्रीकल्चर इस पे डिपेंडेंट है। So the World Bank stepped in and brokered this treaty in 1960. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडस रिवर सिस्टम के पानी का यूजेज राइट्स पीसफुली फिक्स करना। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? How does it divide the rivers between the two countries? The treaty divides the 6 rivers of the Indus system into 2 sets. The eastern rivers, Ravi, Byas and Satluj. इनका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज इंडिया को मिला। ठीक है। एंड द वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम एंड चिनाब, इनका कंट्रोल पाकिस्तान को मिला। तो हम उनका पानी यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट देयर आर कंडीशंस। इंडिया इन वेस्टर्न रिवर्स पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकता है फॉर इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, प्रोवाइडेड वो पाकिस्तान के वाटर फ्लो को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट ना करे। Run of the river, what does that actually mean? इट मीन्स आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रिवर का नेचुरल फ्लो यूज करते हो, बिना कोई बड़ा रेजर्वोयर या डैम बनाए। आप पानी को स्टोर नहीं करते। यू डोंट स्टॉप द रिवर, यू जस्ट यूज इट्स मोमेंटम। दैट्स द की कंडीशन। अच्छा। नो अगर कोई डिस्प्यूट हो, there's a fascinating 3-step dispute resolution mechanism. 3 steps. Step 1 is the Permanent Indus Commission, जिसमें दोनों देशों के ऑफिशियल्स हैं। अगर वो फेल हो, स्टेप 2 में वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करता है। ठीक है। और अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट भी फेल हो, तो स्टेप 3 इज अ 7-member कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, COA. Currently, 2 projects, Kishangarh and Ratle hydroelectric projects, are under the neutral experts inspection. IWT के अलावा the Simla agreement is also very important, right? Yes, the Simla Agreement of 1972, ये 1971 वॉर के बाद साइन हुआ था। इसका सबसे बड़ा आउटकम था 1971 की सीज फायर लाइन को द लाइन ऑफ कंट्रोल LOC में कन्वर्ट करना। अच्छा। इट वॉज अ कमिटमेंट टू रिजॉल्व ऑल डिस्प्यूट्स बायलैटरली, मतलब आपस में बिना किसी थर्ड पार्टी के। और कोई और important agreements? पर इसके अलावा द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एग्रीमेंट 1988 इज ऑल्सो की, जिसमें दोनों देश हर साल 1 जनवरी को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की लिस्ट एक्सचेंज करते हैं टू प्रिवेंट एनी मिसकैलकुलेशंस। और इन सब के बीच एक छोटा सा लेकिन important maritime boundary dispute भी है, सर क्रीक। What's that about? सर क्रीक गुजरात सिंध बॉर्डर पर एक 96 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी है, पानी का एक पतला सा एरिया। Okay. इंडिया मानता है कि बाउंड्री थैलवेग प्रिंसिपल के हिसाब से होनी चाहिए। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि बाउंड्री नेविगेबल चैनल के ठीक बीच में होनी चाहिए। लॉजिकल लगता है। पाकिस्तान कहता है कि क्रीक नेविगेबल नहीं है, इसलिए बाउंड्री ईस्टर्न बैंक पर होनी चाहिए, जिससे पूरा क्रीक उन्हें मिल जाए। The real world impact is that this dispute affects the demarcation of our exclusive economic zone, which is rich in oil and gas. अच्छा, तो इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। बहुत। For UPSC prelims, IWT's river division, eastern versus western, is a classic question. Simla agreement and the LOC and the Thalweg principle are also key areas. So to conclude, the relationship is a maze of historical treaties and persistent conflicts. While some frameworks like IWT have held, new and old disputes keep the situation very, very tense. Precisely. Let's lock in the key facts. Ready? Okay, IWT में इतनी सारी rivers है, their division is confusing. कोई memory hack? Simple है। पाकिस्तान के लिए IJC याद रखो। इंडस, झेलम, चिनाब। IJC, ठीक है। बची हुई 3 रवि, ब्यास, सतलज, RBS इंडिया के लिए है। सो IJC फॉर पाकिस्तान, RBS फॉर इंडिया। समझे? परफेक्ट। शिमला एग्रीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम क्या था? The creation of the line of control, LOC. It's converted the old ceasefire line into a more formally defined LOC. So, शिमला LOC याद रखना। सर क्रीक डिस्प्यूट में इंडिया किस प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है? The Thalweg principle. बस याद रखो, थैल मतलब पानी का तल, वेग मतलब वे, so the way in the middle of the water. Thalweg equals mid-channel boundary. नाइस वन। किशनगंगा और रटले HEPs किन रिवर्स पर हैं? किशनगंगा is on the किशनगंगा river, जो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, and रटले is on the चिनाब river. दोनों JNK में हैं, दोनों वेस्टर्न रिवर्स हैं, so they come under the IWT's provisions for India. लास्ट वन। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्लेम्स को कौन सी UN बॉडी देखती है? The Commission on the Limits of the Continental Shelf, CLCS, it operates under the UN Convention on the Law of the Sea, UN clause. Perfect. Now, everyone, pause and practice saying, under the IWT, India has control over the eastern rivers, Ravi, Byas, and Satluj, while Pakistan controls the western rivers, Indus, Jhelum, and Chenab. In short, From shared rivers to disputed creeks, India-Pakistan relations are navigated through a series of foundational treaties and ongoing political standoffs. okay, moving eastwards now to a relationship that's very different. Topic 3.
India-Bangladesh relations. Broad micro theme. India's neighborhood and global partnerships. India and Bangladesh share a deep historical and cultural bond rooted in the 1971 Liberation War. बिल्कुल. We are major trade partners, but the relationship also faces modern challenges like water sharing, border management, and China's growing influence. A great real-life example of this complexity is that recently इंडिया ने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी रिवोक कर दी। ओह, क्यों? रीजन दिया गया लॉजिस्टिकल चैलेंजेस एट इंडियन पोर्ट्स। दिस शोज हाउ इवन इन अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप practical on-the-ground issues can cause friction. Acha. Okay. Let's get into the details. The intro is simple. We share the longest land border with Bangladesh. Hamari relationship is absolutely crucial for regional stability, especially in the east. बिल्कुल. The background is that Bangladesh is India's biggest trade partner in South Asia. और हम बांग्लादेश के second biggest partner है एशिया में. So economics is a huge driver of this relationship. So what's the core logic of this partnership? What are the key areas of cooperation that are really booming? Defense cooperation is strong. We conduct joint military exercises like Sampriti for the army. ठीक है? But the biggest area of growth is enhanced connectivity. यहाँ पर प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांजिट PIWT से रिवर ट्रांसपोर्ट को बूस्ट मिल रहा है। अच्छा. The agreement for using Chittagong and Mongla ports is a game changer, giving our northeast states access to the sea. India-Bangladesh Friendship Pipeline भी एक major project है। Wow, काफी कुछ हो रहा है. We also cooperate on multilateral platforms like BIMSTEC and BBIN. लेकिन हर रिश्ते में कुछ concerns होते हैं. What are the major ones here? सबसे बड़ा concern है China's growing proximity. China is investing heavily in Bangladesh, from infrastructure to defense, which is a strategic concern for India. Right. String of pearls वाला point. Exactly. दूसरा है the Chicken's Neck, यानी the Siliguri Corridor. ये एक narrow 22 किलोमीटर strip of land है जो mainland India को north east state से connect करता है. हाँ, बहुत ही crucial है ये. Bangladesh की proximity makes this area strategically very sensitive. The real world impact is that any instability here could cut off 8 states from the rest of India. For UPSC prelims, joint exercises like Sampriti, connectivity projects like PIWT, and the strategic importance of the Siliguri corridor are key topics. So to conclude, it's a relationship that is overall positive and growing, but it requires constant nurturing to manage strategic concerns and logistical hurdles. Couldn't have said it better. Time for a quick check? इंडिया और बांग्लादेश के बीच आर्मी एक्सरसाइज का नाम क्या है? Sampriti. याद रखने के लिए सोचो प्रीति means love or friendship, so it's an exercise of friendship. Sampriti. Nice. What exactly is the strategic significance of the Chicken's Neck? The Siliguri corridor is the only land bridge connecting mainland India to its 8 northeastern states. It's highly vulnerable. इसलिए इस area में stability and friendly relations with Bangladesh are non-negotiable for India's national security. बांग्लादेश ने इंडिया के किस मेजर मैरिटाइम इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है? The Indo-Pacific Oceans Initiative, या IPOI. This shows a growing strategic alignment with India's vision for the region. चिटागोंग और मोंगला पोर्ट्स, इनके यूज से इंडिया को क्या फायदा है? In simple terms. It gives India's landlocked northeastern states like Tripura and Mizoram a much shorter and cheaper route to the sea. It reduces transport time from weeks to just a few days. It's a game changer for logistics and development in the northeast. इंडिया की कौन सी स्टेट्स बांग्लादेश को बॉर्डर करती हैं? This is a map question. 5 states: West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. Remember, WAMTM. Great. Now, everyone practice saying key connectivity projects with Bangladesh include the PIWT for waterways, usage of Chittagong and Mongla ports for sea access, and the Friendship Pipeline for energy. In short, India-Bangladesh relations are thriving on connectivity and trade, but strategic vigilance, especially regarding China's role, is key. Let's move further west now, into a much more turbulent region. Topic 4. India-Afghanistan relations. Broad micro theme. India's neighborhood and global partnerships. India and Afghanistan share a historical relationship based on strong people-to-people ties. हाँ, कबाब और फिल्मों से. Bilkul. After the Taliban takeover in 2021, India's engagement has been very cautious, focusing on humanitarian aid and maintaining a diplomatic presence, while navigating a very complex geopolitical landscape. A major real-life example of this cautious re-engagement was the first ministerial-level visit from Afghanistan to India since 2021. अच्छा, ये अभी हुआ? हाँ, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को UN सिक्योरिटी काउंसिल से स्पेशल ट्रैवल एग्जेम्पशन मिला इंडिया आने के लिए. दिस शोज इंडियाज कंटिन्यूइंग इंपॉर्टेंस फॉर अफगानिस्तान इवन विद द न्यू regime. Let's start with the intro. India has always been a development partner for Afghanistan. Our focus has been on helping them build their nation. We've built their parliament, dams, roads. Our soft power is very strong there. Correct. The background now is that post-2021, India has restored direct engagement. हमने अपना मिशन काबुल में टेक्निकल मिशन के फॉर्म में रीओपन किया. We are not just watching from the sidelines. So what was the core logic or outcome of this recent visit? What was achieved? There were 3 key outcomes. First,
डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट वाज स्ट्रेंथेंड, इंडिया ने अपने टेक्निकल मिशन को फुल एम्बेसी स्टेटस रिस्टोर कर दिया। That's a big step. सेकंड, कनेक्टिविटी पर बात हुई, स्पेसिफिकली द इंडिया अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर को रीस्टार्ट करने पर। एंड थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रिसिएशन। The Afghan side appreciated India's support for the India-Afghanistan Friendship Dam, also known as the Salma Dam. और इस bilateral engagement के अलावा the global and regional perspective is crucial. Afghanistan is a playground for many powers. बिल्कुल। यहाँ India is part of the Moscow format consultations on Afghanistan, along with Russia, China, Pakistan. This shows India is part of the regional solution. ठीक है. Russia, meanwhile, has formally recognized the Islamic Emirate. The US has signaled a renewed interest in Bagram Air Base, और चाइना अपने BRI के अंदर चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्राइलैटरल कोऑपरेशन को प्रमोट करा है। It's a very crowded and complex space. तो इसका impact क्या है? The real world impact is that India has to navigate these competing interests to secure its own. For UPSC prelims, Salma Dam and its location, Herat, are very important. The Moscow format is a key term, and the Durand Line is a classic question. So, to conclude, India is performing a delicate balancing act in Afghanistan, engaging with the current regime for regional stability and humanitarian reasons, while keeping a close watch on the strategic alignments of global powers. Exactly. It's a pragmatic and very cautious approach. Ready for a quick quiz? Absolutely. India-Afghanistan Friendship Dam का दूसरा नाम क्या है? Salma Dam. It's located in the Herat province of Afghanistan. SALMA. याद रखना. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या है? The Durand Line. It's a historically significant and sometimes contentious border drawn by the British in 1893. इंडिया अफगानिस्तान पर रीजनल डिस्कशंस के लिए किस फॉर्मेट का हिस्सा है? The Moscow format. इसे याद रखो कि Russia is taking the lead in these talks and India is a key participant. अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं? 3 हैं. Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan. You can remember it as TUT. TUT. That's a good one. Why is Afghanistan often called the gateway to Asia? Because of its strategic location at the crossroads of Central Asia, South Asia, and the Middle East. It has historically been a key point for trade routes like the Silk Road, and also for invasion routes into the Indian subcontinent. Great insight. Now let's practice saying India's engagement in Afghanistan focuses on diplomatic presence, connectivity through the air freight corridor, and support for projects like the Salma Dam. In short, India is carefully re-engaging with Afghanistan, balancing its historical ties with the new geopolitical realities in the region. Okay, let's head south into the Indian Ocean to our island neighbor. Topic 5. India-Sri Lanka relations. Broad micro theme, India's neighborhood and global partnerships. India and Sri Lanka are maritime neighbors with deep ethnic and cultural links. Our relationship is based on being the first responder in times of crisis, but it's also challenged by Chinese influence, the fishermen's issue, and the Tamil reconciliation process. A great recent example of cooperation is the agreement between India, Sri Lanka, and the UAE to jointly develop an energy hub in Trincomalee. Trilateral, India, Sri Lanka, or UAE. Huh. This shows a new model of trilateral cooperation, moving beyond simple bilateral aid to strategic investment partnerships. Interesting. Let's dive in. The intro is that Sri Lanka's location in the Indian Ocean makes it incredibly important for India's maritime security. It's like an aircraft carrier parked right off our southern coast. Sahi kaha. The background is that India has been a steadfast partner for Sri Lanka, especially during their recent economic crisis. हमने billions of dollars in aid or credit lines दी. We are their largest trade partner and the top source of their tourists. This is our neighborhood first policy in action. So, what are the recent developments and the core logic of the relationship today? There are several. On the energy and digital front, there's the Trincomalee Energy Hub and India's support for Sri Lanka's unique digital identity project, which is based on our Aadhaar model. Acha. Defense cooperation is strong with regular military exercises. SLENEX for the Navy and Mitra Shakti for the Army. लेकिन challenges भी होंगे? Challenges भी हैं. The biggest is Chinese influence. हम्बनटोटा पोर्ट का 99-year लीज पर चाइनीज कंट्रोल में होना एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि ये एक पोटेंशियल चाइनीज नेवल बेस बन सकता है फ्यूचर में। चाइनीज रिसर्च वेसल्स का उनके पोर्ट्स पर आना is seen as surveillance. And the fishermen's issue? That always seems to be in the news? That's the second major challenge. The dispute is centered on Kachathevo Island. इंडिया ने ये आइलैंड श्रीलंका को 1974 में सीड कर दिया था। तो प्रॉब्लम क्या है? But Indian fishermen claim traditional fishing rights there. This often leads to their arrest by the Sri Lankan Navy, creating a major political and humanitarian issue. And finally, there's the issue of Tamil reconciliation, specifically the full implementation of the 13th Amendment, जो 1987 के इंडो-लंका अकॉर्ड का रिजल्ट था।
अच्छा, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पूरी तरह से नहीं. The real world impact is that this is a very delicate relationship to manage. For UPSC prelims, the exercises Linux and Mitra Shakti, the Kachathevu Island dispute, and the 13th Amendment are crucial topics. To conclude, this is a neighborhood-first relationship in action, but one that requires careful management of security concerns from China and sensitive internal political issues. Exactly. It's a relationship of proximity and problems. Let's test the memory. इंडिया और श्रीलंका के नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है? SLINX. It's easy to remember. SL for Sri Lanka, I for India, N for naval, EX for exercise. SINEX. The fishermen's dispute is centered around which island? Kachathevu Island. Pronounce it slowly. Kachathevu. It's in the Palk Strait. श्रीलंका में तमिल रिकंसिलिएशन से कौन सा अमेंडमेंट जुड़ा है? The 13th Amendment. This is a direct outcome of the Indo-Lanka Accord of 1987. So 13A equals Indo-Lanka Accord. A simple link to remember. इंडिया से श्रीलंका को कौन सा वाटर बॉडी सेपरेट करता है? The Palk Strait. It's the narrow channel of water between Tamil Nadu and Sri Lanka. China's control over which Sri Lankan port is a major concern for India? Hambantota Port. This is a classic example of what analysts call China's debt trap diplomacy. Very clear. Let's practice saying challenges in India-Sri Lanka relations include the Chinese-controlled Hambantota port, the Kachathevu Island dispute, and the full implementation of the 13th Amendment. In short, with Sri Lanka, India plays the role of a supportive neighbor while navigating the strategic currents of Chinese influence and long-standing bilateral issues. Okay, we've covered the neighborhood. Now let's go global, starting with the world's sole superpower. Topic 6. United States-India relations. Broad micro theme, India's neighborhood and global partnerships. From estranged democracies during the Cold War to comprehensive global strategic partners today, the India-US relationship has completely transformed. Bilkul. It's now driven by a convergence of interests, particularly in the Indo-Pacific, defense, and critical technologies. Absolutely. A major turning point was when the US designated India as a major defense partner in 2016. ये टाइटल उन्होंने किसी नॉन ट्रीटी एलाई को नहीं दिया था. It elevates our defense trade and technology sharing to a level reserved for the closest US allies. That was a huge signal. Let's start the discussion. This is one of the most consequential relationships for India in the 21st century. The background is that the relationship is deepening, especially with the 2+2 meetings, जहां दोनों देशों के defense और foreign ministers एक साथ मिलते हैं. Correct. The core logic of this partnership is now firmly anchored in defense cooperation. This is the bedrock. A key part of this is the 4 foundational agreements that India has now signed. The famous foundational agreements? हाँ, these are LEMOA, COMCASA, ISA and BECA. ये basically interoperability बढ़ाते हैं. We also have a whole suite of military exercises, Malabar with the Quad Navies, Yuddhabhyas for the Army, and Tiger Triumph, a tri-service exercise. Defense के अलावा, technology seems to be the new frontier. Yes, the ISET or the Initiative on Critical and Emerging Technologies is a game changer. It focuses on cooperation in areas like AI, quantum computing, semiconductors and jet engine technology. अच्छा? इसके अंडर Indus X initiative launch हुई है to integrate the defense innovation ecosystems of both countries. लेकिन frictions भी तो हैं. Frictions भी हैं, जैसे trade tariffs और H-1B visa issues. The real world impact is that this partnership is reshaping the balance of power in Asia. For UPSC prelims, the 4 foundational agreements, the major exercises, and ISET are extremely important. The Indo-Pacific. Perfect summary. Now for the memory hacks. Can we have a simple way to remember what the 4 foundational defense agreements do? They sound so complex. Zarur. Think of them as partnership levels. LEMOA? Logistics is like saying, you can use my garage for supplies, I can use yours. ठीक है. COMCASA is, let's use the same secure walkie-talkie frequency so we can talk directly. अच्छा. BECA is, let's use the same high-resolution live Google map so we're seeing the exact same battlefield. And ISA is, we can now work on secret defense projects together. So logistics, comms, maps, and projects. That's brilliant. The Malabar exercise involves which 4 countries? It's the Quad countries. India, US, Japan, and Australia. It's the naval arm of the Quad in many ways. What is ISET about in one line? It's a partnership to co-develop and co-produce the next generation of high-tech, from fighter jet engines to semiconductors. It's about building future tech together. What is the 2+2 meeting format? It involves the foreign and defense ministers of both countries meeting together, 2 from India, 2 from the US. It allows for a more integrated strategic discussion. There's a new agreement, SOSA. What does that stand for? Security of supply arrangement. It ensures that during emergencies, the supply chains for defense equipment between the 2 countries remain open. It's a supply chain guarantee. Excellent. Now, practicing the 4 foundational agreements, LMOAA, COMCASA, BECA, and ISA, have enhanced military interoperability between India and the US. In short, the India-US partnership is rapidly evolving into a deep strategic alignment focused on defense, technology,
and a shared vision for the Indo-Pacific. From a new friend to an old, time-tested one. Topic 7. India-Russia relations. Broad micro theme, India's neighborhood and global partnerships. The India-Russia relationship is a time-tested, special and privileged strategic partnership. It has historically been anchored in defense, but is now expanding into energy, connectivity and technology despite the changing global geopolitical landscape. A great real-life example of this enduring bond is the celebration of the 25th anniversary of the Declaration of Strategic Partnership. It has survived the Cold War, the post-Cold War era, and continues to be strong today. Also, Russia joining the India-led International Big Cat Alliance shows a new, interesting dimension of cooperation. Acha, ye interesting hai. Let's start the discussion. This is a legacy relationship built on trust. The background is the Declaration of Strategic Partnership signed in 2000, which has been institutionalized through annual summits. So what's the core logic? Defense is and remains the main pillar. Russia is India's top military supplier. We get key platforms like the S-400 air defense system. Right. We also have joint production with the BrahMos cruise missile and Kalashnikov AK-203 assault rifles being made in India. A big new development is the RLOS agreement, a reciprocal logistics agreement similar to LEMOA with the US. Beyond defense, where is the relationship heading? Energy cooperation is key, especially nuclear energy, with the Kudankulam nuclear power plant in Tamil Nadu. Connectivity is another big push through routes like the International North-South Transport Corridor, INSTC, and the Chennai-Vladivostok Eastern Maritime Corridor. Or economy? A very significant economic development is that 90% of the trade is now conducted in local currencies, rubles and rupee. This is a major move to bypass the US dollar. Wow, 90% is huge. The real-world impact is that this relationship gives India strategic autonomy. For UPSC prelims, defense systems like S-400, joint projects like BrahMos, the new corridors, and the RELOS agreement are all potential questions. To conclude, despite India's growing closeness to the US, the relationship with Russia remains a vital pillar of its foreign policy, providing strategic autonomy and crucial defense capabilities. That's the essence of it. Now let's see if the facts are clear. The new logistics agreement with Russia is called RELOS. What does it do? It's a reciprocal logistics agreement, just like LEMOA with the US. It will allow Indian and Russian militaries to use each other's ports and bases for supplies and refueling. RELOS equals Russia logistics. Simple way to remember. What are the two major connectivity corridors being promoted by India and Russia? The INSTC, which connects India to Russia via Iran, and the Chennai-Vladivostok Eastern Maritime Corridor, a direct sea route. Kudankulam nuclear power plant is in which Indian state? Tamil Nadu. A very important and frequently asked question in exams. India और Russia के बीच military exercise का नाम क्या है? INRA. You can remember it as IND India, Russia, INRA. What is so special about the trade between India and Russia now? A massive 90% of it is happening in local currencies, rupee and ruble. This is a big move towards de-dollarization and insulating our trade from third country sanctions. Great. Let's practice saying key pillars of the India-Russia partnership are the S-400 system, the BrahMos missile, the Kudankulam plant, and the INSTC. Hence, and energy security while promoting a multipolar world order. And for a final stop on this world tour, let's go to the UK. Topic 8. India-United Kingdom-UK relations. Broad micro theme, India's neighborhood and global partnerships. The India-UK relationship is a modern partnership built on a shared history. It's rapidly evolving with a new focus on trade, technology, and defense cooperation, moving beyond the colonial past to a partnership of equals. Absolutely. A huge milestone here is the signing of the Comprehensive Economic and Trade Agreement, or CETA. After years of tough negotiations for a free trade agreement, or FTA, this marks a new economic chapter. Okay, let's dive into the details. The intro is that we are moving towards a new strategic partnership guided by the India-UK Vision 2035. The background is that the relationship has been upgraded and a defense industrial roadmap has also been adopted for co-design and co-production. Now for the core logic. Let's focus on CETA. It has several key highlights. First, tariff elimination. Over 99% of tariff lines will be eliminated. Second, services access. India has secured commitments from the UK in all 12 major service sectors. Acha? And for professional mobility, there's a mutual recognition agreement for qualifications and a double contribution convention, or DCC. What does the DCC do? That sounds interesting. It's very beneficial. It exempts Indian workers on temporary assignments in the UK from paying social security there since they are already contributing in India. No double payment. Brilliant. Beyond CETA, defense cooperation continues with exercises like Konkan, Cobra Warrior, and Ajaya Warrior. And in education, UK universities are planning to open campuses in India. The real-world impact is that this is a blueprint for a modern post-Brexit partnership. For UPSC prelims, CETA, the DCC, and the joint exercises are key.
So to conclude, the India-UK relationship is being reimagined for the 21st century with economic and defense ties forming the core of a new forward-looking partnership. Exactly. A post-Brexit, post-colonial partnership. Let's do a final check. सीटा में DCC का क्या मतलब है? Double Contribution Convention. It means if an Indian professional is on a temporary assignment in the UK, they won't have to contribute to social security in both countries. No double payment, simple and fair. What's the name of the India-UK Army exercise? Ajaya Warrior. Ajaya is a Sanskrit word that means invincible. So, the invincible warrior. What is the long-term plan guiding the India-UK relationship? The India-UK Vision 2035. It's the roadmap for the partnership for the next decade. What is the UK-IFFB? UK-India Infrastructure Financing Bridge. It's a joint initiative to channel UK's financial expertise and investment into India's national infrastructure pipeline. What is a major development in the education sector between India and the UK? UK universities are set to open campuses in India under our new education policy. This is a big step. Great. Let's practice saying the new India-UK CETA includes provisions for tariff elimination, mutual recognition of professional qualifications, and a double contribution convention. In short, with the new CETA and a clear vision for 2035, the India-UK relationship is being transformed into a modern economic and strategic partnership. So that was our grand tour of India's neighborhood and global partnerships. What an incredible journey across the map. It was. Let's quickly recap what we covered. Chalo. China, a relationship of cooperation and confrontation. Massive trade on one side, but a deep trust deficit due to border and strategic rivalry. Right. Pakistan, a relationship defined by conflict and treaties. The IWT and Simla Agreement are foundational, but terrorism and disputes keep tensions high. Bangladesh, a relationship of connectivity and concern. Deepening trade and transport links are positive, but China's influence is a key concern. Okay. Afghanistan, a relationship of cautious re-engagement. India is balancing its historical ties with the new ground reality through a pragmatic approach. ठीक है. Sri Lanka, a relationship of proximity and problems. India is the first responder, but Chinese presence and bilateral issues like fisheries need constant management. Got it. United States, a relationship of strategic convergence. Defense and technology are driving a partnership aimed at shaping the Indo-Pacific. The big one. Russia, a relationship of legacy and loyalty. Our time-tested defense partnership continues to be a pillar of our foreign policy and strategic autonomy. Old is gold. And finally, United Kingdom, a relationship of modernizing partnership. Trade and investment are setting the stage for a new post-Brexit, post-colonial chapter. As India navigates these complex relationships, from the disputed Himalayan borders with China to strategic partnerships across the oceans with the US, the key question for the future is not just about balancing power, but about defining what kind of power India itself wants to be. Is it a regional leader, a global rule shaper, or something entirely new that balances its own civilizational interests with global stability? इसके बारे में सोचना. Thanks for joining us for this in-depth discussion. हेलो दोस्त एंड वेलकम. जरा सोचिए, इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत बड़े हाई स्टेक्स चेस गेम की तरह है. बिल्कुल. हर दोस्त, हर एलाय उस बोर्ड पर एक पावरफुल पीस है. और आज हम इंडिया के चेस बोर्ड को ही देखने वाले हैं. एग्जैक्टली. कौन है हमारे सबसे ट्रस्टेड एलाइज और ये पार्टनरशिप्स हमारे फ्यूचर को कैसे शेप कर रही हैं. दिस इज गोइंग टू बी एपिक. और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ हैंडशेक्स और ट्रीटीज के बारे में नहीं है. अच्छा. ये शेयर्ड गोल्स, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एक स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के बारे में है. एक ऐसा नेटवर्क जो इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दे. तो चलो, आज का हमारा लर्निंग मैप क्या है? हम एक वर्ल्ड विन टूर पे जा रहे हैं. हाँ, बिल्कुल. We'll start with our key partner in the East, Japan. Exactly. फिर हम मिडिल ईस्ट जाएंगे to meet UAE and Saudi Arabia. उसके बाद इंडियन ओशन में मॉरिशस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखेंगे. फिर हम जंप करेंगे Central Asia with a special focus on Kyrgyzstan. Next, a deep dive into our growing ties with Africa, specifically Ghana and Namibia. And finally, we'll cross the Atlantic to explore our connections with Latin America and the Caribbean countries, covering Trinidad and Tobago, Argentina and Brazil. एक जबरदस्त सफर होने वाला है. Ready for this amazing journey? Let's begin. Topic name: India-Japan relationship. Broad micro theme? From economic partners to special strategic allies. तो to kick things off, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया और जापान मिलके चांद पर एक मिशन प्लान कर रहे हैं? हाँ, it's happening. ये दोस्ती सिर्फ बुलेट ट्रेन्स तक सीमित नहीं है. It's literally reaching for the moon. ये बिल्कुल सही हुक है, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप का एसेंस कैप्चर करता है. तो चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं. इंडिया-जापान रिलेशनशिप को 2014 में स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था. ओके, 2014 में. हाँ, बेसिकली ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक बहुत बड़ी बात है. मतलब? इसका मतलब है कि ये पार्टनरशिप सिर्फ ट्रेड से कहीं आगे है.
अब इसमें डिफेंस, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इश्यूज पर डीप कोलैबोरेशन शामिल है। अच्छा, याद रखना, ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक कॉर्नरस्टोन है। और इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल सबसे फेमस एग्जाम्पल तो ऑफ कोर्स मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। जिसे हम सब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहते हैं? एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा अंडरटेकिंग है जो जापान की आइकॉनिक शिनकेनसेन टेक्नोलॉजी को इंडिया ला रहा है। ये हाईटेक कोऑपरेशन का एक सिंबल है ना? बिल्कुल। अब इस पार्टनरशिप की फाउंडेशन और भी मजबूत हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर की रीसेंट जापान विजिट के दौरान। जहाँ कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए। हाँ, जिन्होंने फ्यूचर के लिए एक रोड मैप तैयार कर दिया है। पर ये पार्टनरशिप आज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है उनके लिए? प्रिसाइसली, उनका कोलैबोरेशन बहुत क्रूशल है, स्पेशली गिवन द राइजिंग असर्टिवनेस ऑफ अदर पावर्स। तो पीएम की विजिट के की आउटकम्स क्या थे? सबसे बड़ा था इंडिया जापान जॉइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डेकेड। इसे एक 10 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान की तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें 8 की एरियाज पर फोकस किया गया है, जैसे इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। इंटरेस्टिंग। और भी कुछ था? हाँ, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है स्टेट प्रीफेक्चर एंगेजमेंट्स पर फोकस। इसका क्या मतलब है? मतलब कॉपरेशन सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं हो रहा, जैसे उत्तर प्रदेश की पार्टनरशिप यामानशी प्रीफेक्चर के साथ है और गुजरात की शिजुका के साथ। अच्छा, तो ये ग्रास रूट्स लेवल पर रिलेशनशिप को गहरा करता है। एग्जैक्टली। फिर है इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? ये सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी और टेलीकॉम जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में रिजिलिएंट सप्लाई चेन्स बनाने के लिए एक प्लान है। बेसिकली दोनों देश इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए किसी एक नेशन पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। मेक सेंस। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, स्पेस कोऑपरेशन। ISRO और JAXA, मतलब जापान की स्पेस एजेंसी, हाँ, वो जॉइंट लूना पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर कोलैबोरेट करेंगे, जिसे लूपेक्स भी कहते हैं। अरे वाह, इसे चंद्रयान 5 का प्रिकर्सर भी कहा जा रहा है, राइट? बिल्कुल सही। अब कुछ की फैक्ट्स पर डीप डाइव करते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। ओके। इकोनॉमिक साइड पर रिलेशनशिप का बेडरॉक है इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या सीपा, जो 2011 में साइन हुआ था। और सिक्योरिटी? सिक्योरिटी में तो ये पार्टनरशिप सच में टेक ऑफ हुई है। Right. हमारे बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है, जिसमें दोनों देशों के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स एक साथ मिलते हैं। हाँ, और ये फॉर्मेट इंडिया अपने सबसे करीबी पार्टनर्स के लिए ही रखता है। और मिलिट्री एक्सरसाइजेस। वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं है, वो एक 360 डिग्री डिफेंस पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करती हैं। नेवी के लिए जिमेक्स, आर्मी के लिए धर्मा गार्डियन और अब मल्टीलैटरल मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें US और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। मतलब ये पूरे इंडो पैसिफिक को एक सिग्नल है। बिल्कुल, कि जरूरत पड़ने पर इंडिया और जापान की मिलिट्री एक सीमलेस फोर्स की तरह ऑपरेट कर सकती है। अमेजिंग। यही असली मैसेज है। अमेजिंग। टेक्नोलॉजी में लूपेक्स के अलावा एक और है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क या डिजी फ्रेमवर्क। ये किसने साइन किया? US, जापान और साउथ कोरिया ने। इसका मकसद इंडिया में सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करना है। और अफ्रीका का जिक्र भी था। हाँ, ये पार्टनरशिप हमारी बॉर्डर्स के बाहर भी है। बुलेट ट्रेन के अलावा इंडिया और जापान ने 2017 में जॉइंटली एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर AAGC इस्टेब्लिश किया था। ये अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। एग्जैक्टली, ये डेवलपमेंट का एक ऑल्टरनेटिव मॉडल प्रेजेंट करता है। तो इन कंक्लूजन, जापान के साथ ये रिश्ता सिर्फ इकोनॉमिक्स से बढ़कर एक डीप मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस बन गया है। बिल्कुल, जिसमें डिफेंस से लेके स्पेस एक्सप्लोरेशन और थर्ड कंट्रीज में डेवलपमेंट तक सब कुछ शामिल है। ओके, ये बहुत डिटेल था। कुछ सवाल पूछता हूँ इसे सॉलिड करने के लिए। हाँ। आपने स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप स्टेटस का जिक्र किया, ये कब दिया गया था? ग्रेट क्वेश्चन। साल याद रखना है 2014। ये अपग्रेड इंडिया में गवर्नमेंट चेंज के ठीक बाद हुआ, जो दिखाता है कि एक इमीडिएट प्रायोरिटी थी। तो 2011 में सीपा फॉर इकोनॉमिक्स और 2014 में मेजर स्ट्रेटेजिक अपग्रेड। करेक्ट। अब मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जिमेक्स और धर्मा गार्डियन, इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। कोई मेमोरी हैक है? बिल्कुल। जिमेक्स के लिए बस नाम देखो, जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज, एक्रोनिम में ही सब कुछ है। अच्छा, ये तो सिंपल है। और धर्मा गार्डियन, सोचो गार्डियंस क्या करते हैं? वो लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं। सो इट्स द आर्मी एक्सरसाइज। परफेक्ट। अब AAGC एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इसका कोर पर्पस क्या है? सिर्फ सड़कें बनाना? बिल्कुल नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। कोर आइडिया चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक ऑल्टरनेटिव देना है। AAGC हाई क्वालिटी, सस्टेनेबल और ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस करता है। जो एक बहुत अलग फिलॉसफी है। एग्जैक्टली, इट्स अबाउट बिल्डिंग कैपेसिटी, नॉट क्रिएटिंग डिपेंडेंसी। अंडरस्टूड। अब एक ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है, LUPEX मिशन का दूसरा नाम क्या है? इसे चंद्रयान 5 भी कहा जा रहा है। LUPX ऑफिशियल जॉइंट मिशन नेम है, पर चंद्रयान सीरीज से इसका कनेक्शन याद रखना की है। गॉट इट, डोंट फॉरगेट दिस वन। और आखिरी सवाल, जापान पर सीपा अग्रीमेंट, ये किस साल में इफेक्ट में आया? इट केम इनटू इफेक्ट इन 2011। तो ये 2 डेट्स लॉक कर लीजिए। सीपा 2011 में इफेक्टिव हुआ और पार्टनरशिप 2014 में अपग्रेड हुई। ये क्रूशियल माइलस्टोन्स है। ओके, नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग India and Japan's partnership upgraded in 2014 is a comprehensive alliance that includes the LUPEX Moon mission and the Asia-Africa Growth Corridor. In short,
द इंडिया जापान रिलेशनशिप हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नरस्टोन है जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज से इवॉल्व होकर डिफेंस, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल डेवलपमेंट में एक डीप स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बन चुका है। वाओ, एक देश के बारे में इतनी डेप्थ। ये जो एक एलाय के साथ किसी तीसरे रीजन में पार्टनरशिप करने का आइडिया है, जैसे अफ्रीका में AAGC, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक की पार्ट लगता है। हाँ, ये नेटवर्क सेंट्रिक डिप्लोमेसी है। अगर आप लोगों को हर टॉपिक पर ऐसी ही क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करने का परफेक्ट टाइम है। नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और एक्सक्लूसिव नोट्स के लिए हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने पर विचार कर सकते हैं। और अगर ये आहा मोमेंट पसंद आया तो सुपर थैंक्स बटन यूज करना सपोर्ट दिखाने का एक शानदार तरीका है। चलो इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक नेम इंडिया UAE रिलेशनशिप्स, ब्रॉड माइक्रो थीम। द गेटवे टू द मिडिल ईस्ट एंड बियॉन्ड। ओके, नेक्स्ट अप UAE। सोचिए, दुबई में एक विशाल भारत मार्ट खुल रहा है जो इंडियन प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए एक डेडिकेटेड मार्केट प्लेस होगा, बिल्कुल चीन के ड्रैगन मार्ट की तरह। और ये कोई प्रपोजल नहीं है, ये हो रहा है। इट्स अ गेम चेंजर। बिल्कुल, भारत मार्ट इस बात का एक शानदार सिंबल है कि ये रिलेशनशिप कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? इंडिया UAE रिलेशंस को 2017 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। UAE अब इंडिया के सबसे क्रिटिकल पार्टनर्स में से एक है, सिर्फ ट्रेड और एनर्जी के लिए नहीं। बल्कि जियोपॉलिटिक्स के लिए भी। एग्जैक्टली, ये वाइडर मिडिल ईस्ट के लिए हमारा गेटवे है। इसका कोई और पावरफुल एग्जांपल? हाल ही में अबू धाबी में बैप्स मंदिर का उद्घाटन हुआ। हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर थी। ये इस रीजन का पहला ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल है और ये एक बहुत बड़ा कल्चरल माइलस्टोन है। ये पीपल टू पीपल कनेक्शन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में बहुत कुछ कहता है। सही बात है। और इस रिश्ते को एक और बड़ा बूस्ट मिला जब दुबई के क्राउन प्रिंस हाल ही में इंडिया आए थे। कुछ गेम चेंजिंग अनाउंसमेंट्स हुए, राइट? हाँ, जो बायलैटरल ट्रेड और कनेक्टिविटी को और भी बढ़ाएंगे। इस रिलेशनशिप की टाइमलाइन भी काफी फैसिनेटिंग है। बिल्कुल, ये रिश्ता असल में 2015 में इंडियन PM की विजिट के बाद टेक ऑफ हुआ, जो 34 सालों में किसी इंडियन PM की पहली विजिट थी। 34 साल, कैन यू बिलीव दैट? हाँ, तब से ये रिलेशनशिप एक स्टीप अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पर है। तो की अनाउंसमेंट्स क्या थे? पहला तो जैसा आपने कहा, भारत मार्ट एंड वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। ये हमारे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए है, स्पेशली MSMEs के लिए। हाँ, और ये सीधे सीधे नए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC को भी मजबूत करता है। और भी कुछ था? और भी है, कोची और वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर्स, दुबई में एक इंडिया UAE फ्रेंडशिप हॉस्पिटल और यहाँ तक कि दुबई में IIM अहमदाबाद का एक कैंपस भी। वाओ, ये तो सिंपल ट्रेड से कहीं ज्यादा गहरी इंटीग्रेशन है। एग्जैक्टली। अब इसके स्ट्रेटेजिक फैक्ट्स देखते हैं। ओके, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। दोनों देश अब ब्रिक्स का हिस्सा है। राइट। वो I2U2 ग्रुप के भी की मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया, इजराइल, UAE और USA हैं, और एक UAE, फ्रांस, इंडिया, UFI ट्राइलैटरल भी है। मतलब UAE इंडिया के न्यू एज अलायंसेस के नेटवर्क के सेंटर में है। एग्जैक्टली। और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है जो एग्जाम के लिए प्राइम फैक्ट है। वो क्या है? UAE दुनिया का एकमात्र देश है जिसके साथ इंडिया का एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट यानी सीपा 2022 से ओके। और एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी BIT 2030 से। दोनों सीपा और BIT, हाँ। ये कॉम्बिनेशन तो बहुत स्पेशल इकोनॉमिक रिलेशनशिप का सबूत है। बिल्कुल। अब नंबर्स की बात करें तो UAE इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और हमारा 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। और एनर्जी? ये हमारा 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल भी है। हमारी इकोनॉमिक और एनर्जी सिक्योरिटी UAE से गहराई से जुड़ी हुई है। और डायस्पोरा का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। UAE में इंडियन कम्युनिटी सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। वो इंडिया के लिए रेमिटेंसेस का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ये डीप पीपल टू पीपल कनेक्शन ही इस पूरे रिश्ते की नींव है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे। हाँ, चैलेंजेस को समझना भी जरूरी है। UAE में जो कफाला सिस्टम है, जो एक स्पॉन्सरशिप बेस्ड लेबर सिस्टम है, उसे पोटेंशियल लेबर अब्यूजेस के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें कंटिन्यूअस डायलॉग की जरूरत है। बिल्कुल। ओवरऑल इंडिया UAE रिलेशनशिप एक मॉडल पार्टनरशिप है जो डीप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक और कल्चरल टाइज के साथ ब्लेंड करती है। ओके, लेट मी जंप इन। आपने कहा कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप यूनिक है। वो सिंगल मोस्ट यूनिक चीज क्या है जो सबको याद रखनी चाहिए? वो है सीपा और BIT का कॉम्बिनेशन। याद रखिए, सीपा ट्रेड के लिए है और BIT स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। किसी एक देश के साथ दोनों होना इंडिया के लिए रेयर है और ये बहुत हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ट्रस्ट दिखाता है। गॉट इट। अब I2U2 ग्रुप, ये नाम नया है, कौन कौन से देश हैं इसमें? सिंपल है। I2 मतलब इंडिया और इसराइल, U2 मतलब UAE और USA। सो I2U2। ओके, I2U2। और ये ग्रुप किस पर फोकस करता है? ये वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी जैसे एरियाज में जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करता है। आपने कफाला सिस्टम का भी जिक्र किया, इसे बहुत सरल शब्दों में समझाएंगी? कोर इशू क्या है? सरल शब्दों में, ये एक स्पॉन्सरशिप सिस्टम है जहां एक फॉरेन वर्कर का वीजा और लीगल स्टेटस सीधे उसके एम्प्लॉयर से जुड़ा होता है। इससे तो एम्प्लॉयर को बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है। एग्जैक्टली। और इस सिस्टम को क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि इससे वर्कर्स के लिए नौकरी बदलना या अब्यूज रिपोर्ट करना मुश्किल हो सकता है बिना डिपोटेशन के रिस्क के। दैट्स अ क्रूशियल पॉइंट। अब नंबर्स की बात करते हैं।
ट्रेडिंग पार्टनर और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के तौर पर यूएई की रैंक क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। यूएई हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ओवरऑल, लेकिन ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपर्ट डेस्टिनेशन है। मतलब हम उन्हें बेचते ज्यादा हैं। ये हमारे ट्रेड बैलेंस के लिए अच्छा है। बिल्कुल। फाइनल क्वेश्चन, इंडिया और यूएई के बीच जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट साइक्लोन। नाम ही एक मेमोरी हैक है। डेजर्ट यूएई के लैंडस्केप के लिए और साइक्लोन इंडिया की मैरिटाइम और कोस्टल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। Okay, practice time. The India-UAE Comprehensive Strategic Partnership is unique because it includes both a SEPA and a BIT, and it's being strengthened by projects like the Bharat Mart. इन शॉर्ट, द इंडिया यूएई रिलेशनशिप एक 360 डिग्री पार्टनरशिप का पावरफुल मॉडल है जो डीप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक और कल्चरल कनेक्शंस के साथ कंबाइन करता है। Topic name: India-Saudi Arabia relations. ब्रॉड माइक्रो थीम, द एनर्जी एंकर एंड अ न्यू स्ट्रेटेजिक होराइजन। Alright, मिडल ईस्ट में ही रहते हैं और अब बात करते हैं सऊदी अरब की। दोस्त गेट दिस, इंडिया दुनिया का सिर्फ चौथा देश है, यूके, फ्रांस और चाइना के बाद, जिसके साथ सऊदी अरब ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाया है। हम एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में हैं। That's absolutely right. और उस क्लब में होना इस रिलेशनशिप में एक फंडामेंटल शिफ्ट का सिग्नल देता है। हाँ, ये रिलेशनशिप अब बहुत इवॉल्व हो गई है। कैसे? ये तेल पर फोकस करने वाले एक सिंपल बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर अब एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गई है, जिसमें डिफेंस, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी कोऑपरेशन सब शामिल हैं। इसका कोई बड़ा एग्जाम्पल? एक पावरफुल एग्जांपल है सऊदी अरब का इंडिया में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान। $100 बिलियन? हाँ, सोचिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और इसे फास्ट ट्रैक करने के लिए एक डेडिकेटेड हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट HLTF भी बनाई गई है। वाओ! इंडियन पीएम की रीसेंट विजिट ने इस ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को और भी सॉलिड किया है और इसका मेन व्हीकल है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल या SPC। तो इस रिश्ते की असल कहानी क्या है? द रियल स्टोरी है एनर्जी पार्टनरशिप में शिफ्ट। ये हाइड्रोकार्बन एनर्जी पार्टनरशिप से कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी पार्टनरशिप बन गई है। ये सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये फिलॉसफी में बदलाव है, ट्रांजैक्शनल से स्ट्रेटेजिक। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल SPC क्या है? ये 2019 में बनी थी और ये इस रिश्ते को गाइड और एडवांस करने का हाईएस्ट मैकेनिज्म है। हाल ही में इसमें डिफेंस कॉर्पोरेशन और टूरिज्म पर 2 नई मिनिस्टेरियल कमिटीज भी ऐड की गई हैं। मतलब ये रिश्ता सिर्फ गहरा ही नहीं बल्कि नए एरियाज में ब्रॉडन भी हो रहा है। एग्जैक्टली। अब नई एनर्जी पार्टनरशिप को देखते हैं। सऊदी अरब 2023-24 के लिए हमारा थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल और LPG है। राइट। पर अब इस पार्टनरशिप में इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर कोलैबोरेशन भी शामिल है। मतलब हम उनका तेल अपने रिजर्व्स में स्टोर कर रहे हैं। हाँ, इससे हमें एक बफर मिलता है और उन्हें एक अश्योर्ड मार्केट इट्स अ विन-विन। और इन्वेस्टमेंट फंड पर गोल है जिसे खलीजी कैपिटल कहते हैं, उसे लेवरेज करना। खलीजी कैपिटल ये गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरब के मैसिव सॉवरेन वेल्थ फंड्स को रेफर करता है। इंडिया इस लॉन्ग टर्म पेशेंट कैपिटल को अपनी ग्रोथ स्टोरी के लिए अट्रैक्ट करने पर काम कर रहा है। मैरीटाइम सिक्योरिटी में क्या हो रहा है? उसमें भी कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। दोनों देश इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS और कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस CMF जैसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स में पार्टनर्स हैं। सऊदी का इनमें पार्टिसिपेट करना ये दिखाता है कि वो इंडिया को अरेबियन सी में सिक्योरिटी के लिए एक की पार्टनर मानते हैं। एग्जैक्टली। और ऑफ कोर्स पीपल टू पीपल कनेक्ट तो क्रूशियल है ही। हाँ, सऊदी अरब में बड़ी इंडियन डायस्पोरा है जो रेमिटेंसेस का एक सिग्निफिकेंट सोर्स है। वो दोनों देशों के बीच एक वाइटल ब्रिज की तरह काम करते हैं। तो इन एसेंस ये रिश्ता अब टेल से कहीं आगे निकल चुका है। बिल्कुल। ये अब डीप इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डायमेंशंस के साथ एक रोबस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी का एक क्रिटिकल पिलर है। ओके, टाइम फॉर सम पॉइंटेड क्वेश्चंस। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल ये किस साल में बनी थी? द ईयर टू रिमेंबर इज 2019। ये वो लैंडमार्क ईयर था जब पीएम की विजिट के दौरान SPC एस्टैब्लिश हुई थी। और इंडिया चौथा देश है, बाकी 3 कौन है? ये लगभग UN सिक्योरिटी काउंसिल के P3 हैं, द UK, फ्रांस एंड चाइना। ये इंडिया को एक बहुत एलीट लीग में रखता है। हाँ, और दिखाता है कि हम सऊदी के स्ट्रेटेजिक विजन के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपने एनर्जी पार्टनरशिप में हाइड्रोकार्बन से कॉम्प्रिहेंसिव के शिफ्ट पे जोर दिया। सिंगल बिगेस्ट डिफरेंस क्या है? बिगेस्ट डिफरेंस है रिन्यूएबल्स एंड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का इंक्लूजन। अब ये सिर्फ क्रूड ऑयल और गैस खरीदने बेचने के बारे में नहीं है। अब हम ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, इन सब पर कोलैबोरेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। कॉम्प्रिहेंसिव कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023-24 के लिए सऊदी से क्रूड ऑयल और LPG सप्लायर के तौर पर इंडिया की रैंक क्या है? सऊदी हमारा थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है दोनों के लिए। इजी टू रिमेंबर। हाँ। और आखिर में खलीजी कैपिटल को एक बार फिर से समझाएंगी। खलीजी कैपिटल गल्फ या खलीज देशों, प्राइमरीली सऊदी अरब और UAE के मैसिव सॉवरेन वेल्थ फंड्स यानी गवर्नमेंट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स को रेफर करता है। We're talking about trillions of dollars. यस। और इंडिया इस कैपिटल के लिए एक प्राइमरी डेस्टिनेशन बनना चाहता है। चलो प्रैक्टिस करें। India is one of only 4 countries with a strategic partnership council with Saudi Arabia, which focuses on a comprehensive energy partnership beyond just hydrocarbons. इन शॉर्ट, द इंडिया सऊदी रिलेशनशिप प्योरली एनर्जी सेंट्रिक होने से
ट्रांसफॉर्म होकर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के साथ एक डीप स्ट्रेटेजिक अलायंस बन गई है। टॉपिक नेम इंडिया मॉरिशस रिलेशंस। ब्रॉड माइक्रो थीम, द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ओके, मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से निकलकर अब इंडियन ओशन में चलते हैं, एक बहुत ही स्पेशल पार्टनर के पास, मॉरिशस। क्या आपको पता है कि मॉरिशस की लगभग 70% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है? ये सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं है, ये एक फैमिली कनेक्शन है। हाँ, जो सदियों पहले गिरमिटियास तक जाता है। एग्जैक्टली वो शेयर्ड हेरिटेज ही इस रिश्ते की आत्मा है। इसीलिए मॉरिशस को अक्सर इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का टाइम टेस्टेड एंड ट्रस्टेड पार्टनर कहा जाता है। इंडिया का मॉरिशस के रिमोट अगालेगा आइलैंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जिसमें एक नई एयर स्ट्रिप और जेटी शामिल है। हाँ, ये प्रोजेक्ट सदर्न इंडियन ओशन में इंडिया की स्ट्रेटेजिक रीच और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस को सिग्निफिकेंटली एनहांस करता है। इस रिश्ते की स्पेशल नेचर मॉरिशस के पीएम की रीसेंट इंडिया विजिट में भी दिखी। बिल्कुल, वो विजिट इस डीप हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को रीअफर्म करती है। और इसकी शुरुआत गिरमिटियास से हुई थी। हाँ, इंडेंचर्ड इंडियन लेबरर्स जिन्हें 18वीं सदी से मॉरिशस ले जाया गया, ये शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल एंड रेजिलियंस ही उनके अटूट बंधन का आधार है। 70% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की होना, ये कल्चरल कनेक्शन अनपैरेलल्ड है। ये लोगों का रिश्ता है, सिर्फ सरकारों का नहीं। और इसका एक की स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी है अफ्रीका को लेकर। हाँ, मॉरिशस अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया AfCFTA का मेंबर है। जिससे पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इंडियन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए एक क्रूशियल गेटवे बन जाता है। एक बिजनेस फ्रेंडली गेटवे। और दशकों तक इंडिया मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का प्राइमरी रूट था। हालांकि अब उस ट्रीटी को रिवाइज कर दिया गया है। हाँ, मिसयूज रोकने के लिए। पर मॉरिशस अब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पार्टनर है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन के बारे में क्या? मॉरिशस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का एक की मेंबर है। ये इंडिया द्वारा शुरू किया गया एक सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, जिसमें श्रीलंका, मालदीव्स और बांग्लादेश भी हैं। हाँ, और इसका फोकस इंडियन ओशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और डिजास्टर रिलीफ पर है। मॉरिशस की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को ओवरस्टेट नहीं किया जा सकता, है ना? बिल्कुल नहीं, इसे स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। इसकी लोकेशन की वजह से। एग्जैक्टली और चीन की बढ़ती नेवल प्रेजेंस, जिसमें जिबूती में उसका मिलिट्री बेस भी शामिल है, अगलेगा आइलैंड प्रोजेक्ट को इंडिया के लिए और भी सिग्निफिकेंट बना देती है। मतलब ये बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने के लिए जरूरी है। हाँ, और ये इंश्योर करने के लिए कि इंडियन ओशन ओपन और सिक्योर रहे। तो इन समरी, इंडिया मॉरिशस रिलेशनशिप इस बात का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि कैसे शेयर्ड हेरिटेज को मॉडर्न स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस के लिए लेवरेज किया जा सकता है। बिल्कुल, ये पार्टनरशिप इंडिया के सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन के लिए वाइटल है। चलिए कुछ की टर्म्स पर ड्रिल डाउन करते हैं। सबसे पहले, गिरमिटियास कौन थे? गिरमिटियाज वो इंडेंचर्ड इंडियन लेबरर्स थे जिन्हें ब्रिटिश अपनी कॉलोनीज जैसे मॉरिशस, फीजी, साउथ अफ्रीका और कैरिबियन में ले गए थे। ये टर्म अग्रीमेंट या गिरमिट से आया है ना? बिल्कुल, उनकी हिस्ट्री को समझना इंडियन डायस्पोरा को समझने के लिए क्रूशल है। ओके, और मॉरिशस का वो आइलैंड जहां इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसका नाम फिर से बताइए। द नेम इज एगलेगा आइलैंड। इसे याद रखिए, स्ट्रेटेजिकली ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। AGALEGA। आपने मॉरिशस को गेटवे टू अफ्रीका कहा। टेक्निकली ये कैसे काम करता है? टेक्निकली क्योंकि मॉरिशस AfCFTA द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया का मेंबर है। इसका मतलब है कि मॉरिशस से गुड्स और सर्विसेज को पूरे अफ्रीकन मार्केट में प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलता है। तो इंडियन कंपनियां मॉरिशस में सेटअप करके अफ्रीकन मार्केट को टैप कर सकती हैं। एग्जैक्टली, इट्स अ स्मार्ट इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। और मॉरिशस इंडिया के साथ किस सिक्योरिटी ग्रुपिंग का हिस्सा है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ये ओरिजिनली इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के साथ शुरू हुआ था और इसका एक्सपेंशन दिखाता है कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। लास्ट क्वेश्चन, स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये स्पेसिफिक टाइटल क्यों? ये एक हिस्टोरिकल टर्म है जो इसकी ज्योग्राफी को रिफ्लेक्ट करता है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से कोई भी नेवल पावर जिसका मॉरिशस में इन्फ्लुएंस है, वो इंडियन ओशन को क्रॉस करने वाले मेजर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की रखती है। एक जियोपॉलिटिकल पिवट पॉइंट। Precisely. Okay, let's practice this. Rooted in the history of Girmitias, the India-Mauritius partnership is strategic, highlighted by the Agalega Island development and its role in the Colombo Security Conclave. In short, the India-Mauritius relationship shared culture की deep foundation और Indian Ocean में modern day strategic convergence पर बनी एक unique partnership है। Topic name, India-Central Asia relations. Broad micro theme? Reconnecting with our extended neighborhood. Okay, अब उत्तर की ओर चलते हैं, एक ऐसे रीजन में जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का हिस्सा है, सेंट्रल एशिया। सिल्क रोड की ये धरती एनर्जी और मिनरल्स, जिसमें यूरेनियम भी शामिल है, से भरी हुई है और अब इंडिया उन एंशिएंट कनेक्शंस को 21वीं सदी के लिए रीबिल्ड करने पर काम कर रहा है। That's the perfect way to frame it. हम अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड से रिकनेक्ट कर रहे हैं। इंडिया की पॉलिसी 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रति 3 सीज पर गाइडेड है। 3 C's? कनेक्टिविटी, कॉमर्स एंड कॉन्टैक्ट्स, पीपल टू पीपल। इसका कोई एग्जांपल? स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है एनर्जी सेक्टर।
इंडिया अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए 2009 से कजाकिस्तान से येलो केक, जो यूरेनियम ऑक्साइड होता है, इंपोर्ट कर रहा है। ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल पार्टनरशिप है। बिल्कुल, और इस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन पर एक रिन्यूड फोकस है, जो हाल ही में सभी 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ हुई डायलॉग में दिखा। उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स के जॉइंट एक्सप्लोरेशन में भी इंटरेस्ट दिखाया, राइट? हाँ, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए क्रूशल है। हिस्टोरिकली इंडिया और सेंट्रल एशिया डीपली कनेक्टेड थे। लेकिन यूएसएसआर के ब्रेकअप के बाद और क्योंकि हमारा डायरेक्ट लैंड बॉर्डर नहीं है, टाइज कमजोर हो गए। हाँ, अब मेन चैलेंज इसी ज्योग्राफिकल बैरियर को ओवरकम करना है। तो कनेक्टिविटी सबसे बड़ी हर्डल है। एग्जैक्टली। इसे ओवरकम करने के लिए इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSC जैसे प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रहा है और ईरान के चाबाहार पोर्ट के फुल ऑपरेशनलाइजेशन पर जोर दे रहा है। ये प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान को बाईपास करके हमें डायरेक्ट एक्सेस देते हैं। हाँ, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का एनर्जी सिक्योरिटी में एक बड़ा प्रोजेक्ट है टेपी, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, जो तुर्कमेनिस्तान से नेचुरल गैस लाने का। हाँ, हालांकि ये चैलेंजिंग है और जैसा हमने डिस्कस किया, कजाकिस्तान से यूरेनियम इंपोर्ट्स हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए वाइटल है। और सिक्योरिटी एंड डिफेंस, टेररिज्म जैसे रीजनल थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए इंडिया किर्गिस्तान के साथ खांजर और कजाकिस्तान के साथ काजिंद जैसी एनुअल एक्सरसाइजेस करता है। क्रिएटिव डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल हो रहा है, राइट? हाँ, इंडिया ईरान उज्बेकिस्तान और इंडिया ईरान आर्मीनिया जैसे ट्राइलैटरल्स में एंगेज कर रहा है नए राउट्स ढूंढने के लिए। अब किर्गिस्तान पर आते हैं। हाँ, किर्गिस्तान के साथ एक की रीसेंट डेवलपमेंट है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT का इन्फोर्समेंट, जो जून 2025 से इफेक्ट में आएगा। ये BIT क्या होता है? बेसिकली ये 2 देशों के बीच एक अग्रीमेंट है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शंस देता है। ये उन्हें अश्योर करता है कि उनका इन्वेस्टमेंट अनफेयरली सीज नहीं किया जाएगा और उन्हें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक लीगल चैनल देता है। एग्जैक्टली ये बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। टू सम अप, इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ री एंगेज करने के लिए एक कंसर्टेड एफर्ट कर रहा है और फोकस कनेक्टिविटी बैरियर्स को ओवरकम करने पर है ताकि रीजन के इमेंस इकोनॉमिक और एनर्जी पोटेंशियल को अनलॉक किया जा सके। ओके, लेट्स लॉक इन द की कॉन्सेप्ट्स। जी। सबसे पहले, इंडिया की सेंट्रल एशिया पॉलिसी के 3 C's क्या हैं? The 3 C's are connectivity, commerce and contacts. ये हमारे पूरे एंगेजमेंट स्ट्रेटजी के 3 पिलर्स हैं। टापी पाइपलाइन। हाँ। टापी का मतलब क्या है? नाम ही पाइपलाइन का राउट बताता है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। Got it. मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर किस सेंट्रल एशियन देश के साथ है? ये किर्गिस्तान के साथ है। खंजर एक तरह का डैगर होता है। ये एक शार्प, प्रिसाइज मिलिट्री पार्टनरशिप को सिग्निफाई करता है। के साउंड से याद रख सकता है, खंजर किर्गिस्तान। गुड आइडिया। BIT का मेन पर्पस इन 1 सेंटेंस। इसका मेन पर्पस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है बाय प्रोवाइडिंग लीगल सिक्योरिटी एंड अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टर्स, जिससे रिस्क कम होता है और कैपिटल फ्लो बढ़ता है। फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया की कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी के लिए कौन सा पोर्ट एब्सोल्यूट की है? चाबाहार पोर्ट इन ईरान। ये एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। ये इंडिया को पाकिस्तान बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया एक्सेस करने देता है। सबको चाबाहार याद रखना चाहिए। Let's practice. India is boosting its Central Asia ties via the INSTC and Chabahar port, with energy security being addressed through the Topi pipeline and uranium imports from Kazakhstan. इन शॉर्ट, इंडिया स्ट्रेटेजिकली सेंट्रल एशिया के साथ री एंगेज कर रहा है और वाइटल इकोनॉमिक और एनर्जी अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करने के लिए कनेक्टिविटी चैलेंजेस को ओवरकम करने पर फोकस कर रहा है। Topic name? इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, ब्रॉड माइक्रो थीम, अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स, अफ्रीकाज गोल्स आर इंडियाज प्रायोरिटी। अब चलते हैं एक ऐसे कॉन्टिनेंट की ओर जहां इमेंस अपॉर्चुनिटी है, अफ्रीका। Here's a cool fact. इंडिया का UPI सिस्टम ग्लोबल हो रहा है और मॉरिशस के बाद नमीबिया ने UPI अडॉप्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करने का फैसला किया है। The India stack is transforming digital connectivity not just in India but in Africa too. ये एक बहुत कूल और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और ये कॉन्टिनेंट के प्रति हमारी कोर पॉलिसी को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया की अफ्रीका पॉलिसी ऑफिशियली कंपाला प्रिंसिपल्स ऑफ 2018 पर गाइडेड है। सिंपल टर्म्स में इसका क्या मतलब है? प्रायोरिटीज क्या हैं और उनके साथ इक्वल पार्टनर्स के तौर पे काम करते हैं। इसका कोई एग्जांपल? इंडिया को जो गुडविल मिलती है उसका एक शानदार उदाहरण हाल ही में दिखा जब हमारे PM घाना गए और उन्हें उनका नेशनल ऑनर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना दिया गया। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट इस रिश्ते की पहचान है। बिल्कुल। PM की रिसेंट विजिट ने इंडिया के कमिटमेंट को रीइंफोर्स किया है, पर शायद सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट हाल ही में इंडिया का अफ्रीकन यूनियंस का परमानेंट मेंबरशिप इन द G20 को चैंपियन करना और सक्सेसफुली सिक्योर करना था। ये ग्लोबल साउथ को वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक स्टेज पर एक पावरफुल यूनिफाइड वॉइस देता है। एग्जैक्टली। इंडिया का अफ्रीका के साथ रिश्ता हिस्टोरिक है जो कोलोनियलिज्म और अपार्थाइड के खिलाफ शेयर्ड स्ट्रगल पर बना है। महात्मा गांधी की पॉलिटिकल जर्नी भी साउथ अफ्रीका में ही शुरू हुई थी। हाँ, और आज वो हिस्टोरिक सॉलिडारिटी, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी पर फोकस करने वाली एक मॉडर्न पार्टनरशिप में इवॉल्व हो रही है। स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर AU की G20 मेंबरशिप एक बड़ी जीत थी। हाँ, और इसके अलावा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जिसे हमने जापान सेक्शन में डिस्कस किया था, कॉन्टिनेंट में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए एक की इनिशिएटिव है। डिफेंस में क्या हो रहा है? अफ्रीका एक इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है।
अफ्रीकन नेशंस हमारी मल्टीलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइजेज जैसे मिलान में पार्टिसिपेट करते हैं और इंडियन नेवी ने हाल ही में अफ्रीकन कंट्रीज के साथ एक बड़ी एक्सरसाइज आईकेमी भी लॉन्च की है। आईकेमी? हाँ, अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट। हाँ, और इकोनॉमिक फ्रंट पे? अफ्रीका क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कोबाल्ट और मैंगनीज का ट्रेजर ट्रोव है जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए एसेंशियल है। इंडिया अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और हम उन्हें ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस भी देते हैं? हाँ, अपनी DFTP स्कीम के थ्रू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, जिनमें से ज्यादातर अफ्रीका में है। और सॉफ्ट पावर एंड टेक्नोलॉजी? ये हमारे एंगेजमेंट का एक बहुत बड़ा पिलर है। इंडिया आईटेक और ICCR प्रोग्राम्स के थ्रू अफ्रीकन स्टूडेंट्स को हजारों स्कॉलरशिप्स देता है। और EBBA नेटवर्क? विद्या भारती एंड आरोग्य भारती नेटवर्क कई अफ्रीकी देशों को टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन प्रोवाइड करता है। और अब जैसे आपने कहा, हम इंडिया स्टैक, जिसमें UPI और रुपे शामिल हैं, शेयर कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट, इंडिया अफ्रीका के साथ एक 21st सेंचुरी पार्टनरशिप बना रहा है। हाँ, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, शेयर्ड गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बेस्ड है, जो कॉन्टिनेंट पर देखे गए एंगेजमेंट के दूसरे मॉडल से अलग है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। कंपाला प्रिंसिपल्स, इनके पीछे कोर आइडिया क्या है? द कोर आइडिया इज पार्टनरशिप नॉट पेट्रनेज। ये एक ऐसे रिश्ते पर जोर देता है जो कंसल्टेटिव, डिमांड ड्रिवन और अफ्रीका की अपनी प्रायोरिटीज पर बेस्ड हो। मतलब हमारा एंगेजमेंट इस बात से गाइड होगा कि अफ्रीका अपने लिए क्या चाहता है। प्रिसाइसली। आपने AAGC का फिर से जिक्र किया। इस इनिशिएटिव में इंडिया का पार्टनर कौन है? इट्स जापान। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर एक जॉइंट इंडिया जापान इनिशिएटिव है। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमारी की बायलैटरल पार्टनरशिप्स 3rd रीजन्स में कैसे सिनर्जीज क्रिएट कर रही हैं। DFTP स्कीम क्या है? ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम। इसके तहत इंडिया LDCs को ज्यादातर आइटम्स पर बिना कस्टम्स ड्यूटी दिए इंडिया में गुड्स एक्सपोर्ट करने देता है। ये ट्रेड प्रमोशन के थ्रू दी जाने वाली डेवलपमेंट असिस्टेंस का एक फॉर्म है। इंडियन और अफ्रीकन नेवीज के बीच मेजर मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम बताइए। द बिग वन इज AIKMI अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट। नाम काफी डिस्क्रिप्टिव है। एंड अ फन ज्योग्राफी क्वेश्चन, किस अफ्रीकी देश को पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था? दैट वुड बी घाना। ये अपने गोल्ड और कोका के लिए फेमस है। और एक और ज्योग्राफिकल फैक्ट, प्राइम मेरिडियन घाना से होकर गुजरती है। Okay, practice this line. Guided by the Kampala principles, India-Africa ties are strengthening through the African Union's G20 membership, the AAGC with Japan, and the sharing of the India stack, like UPI in Namibia. इन शॉर्ट, इंडिया अफ्रीका के साथ एक यूनिक 21st सेंचुरी पार्टनरशिप बना रहा है जो इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। Topic name: India, Latin America, and Caribbean countries. LAC ties. Broad micro theme, crossing oceans for new opportunities in food, energy and minerals. हमारे फाइनल सेगमेंट के लिए हम अटलांटिक क्रॉस कर रहे हैं। बात करते हैं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन की। एंड लेट्स स्टार्ट विद लिथियम, इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन का व्हाइट गोल्ड। इंडिया ने अपना पहला एवर लिथियम एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट अब्रॉड साइन किया है, अर्जेंटीना में। The lithium triangle of South America is now firmly on India's strategic map. This is huge, दोस्त। It is indeed a landmark move, और ये परफेक्टली इनकैप्सुलेट करता है कि LAC रीजन के साथ इंडिया का एंगेजमेंट इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। इंडिया का एंगेजमेंट LAC रीजन के साथ प्राइमरीली रिसोर्स सिक्योरिटी की क्वेस्ट से ड्रिवन है। इसमें 3 की एरियाज हैं: एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी जैसे लिथियम। इस बढ़ते रिश्ते का एक और सबूत ऑनर्स एक्सचेंज में भी दिखता है। बिल्कुल। ब्राजील की रीसेंट विजिट के दौरान इंडियन PM को उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस दिया गया। सिमिलरली उन्हें ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो भी मिला। ये ग्रोइंग म्यूचुअल इंपॉर्टेंस के पावरफुल सिंबल्स हैं। PM की रीसेंट विजिट ने इस डिस्टेंट पर वाइटल रीजन के साथ हमारे टाइज को एक मेजर इंपेटस दिया है। ट्रेडिशनली हमारा एंगेजमेंट ज्योग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से लिमिटेड रहा है, पर अब इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी के साथ रिसोर्सेज की हमारी जरूरत ने इस रीजन को एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बना दिया है। हम एक्टिव रूप से उस डिस्टेंस को ब्रिज करने पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी इस कहानी का नया और सबसे बड़ा हिस्सा है। काबिल नाम की एक स्टेट ओन्ड इंडियन कंपनी ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक्स के एक्सप्लोरेशन राइट्स एक्वायर करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। हमें लिथियम ट्रायंगल को याद रखना चाहिए। चिले, अर्जेंटीना और बोलिविया का वो रीजन जिसमें दुनिया के 75% से ज्यादा नोन लिथियम रिजर्व्स हैं। ये डील हमारी फ्यूचर एनर्जी नीड्स को सिक्योर करने के बारे में है। फूड सिक्योरिटी के लिए भी ये रीजन क्रूशियल है। हाँ, LAC रीजन एडिबल ऑयल्स और पल्सेस का एक क्रूशियल सोर्स है। अर्जेंटीना फॉर एग्जांपल सोयाबीन ऑयल के हमारे प्राइमरी सप्लायर्स में से एक है। ये पार्टनरशिप इंडिया में फूड प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में मदद करती है। बिल्कुल। और एनर्जी सिक्योरिटी में हम इस रीजन के कई देशों से, जिनमें वेनेजुएला, मेक्सिको और ब्राजील शामिल हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक की पार्ट है। और ट्रेड
इंडिया का मर्क्यूसोर, जो एक मेजर साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है, के साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके मेन मेंबर्स ब्राजील और अर्जेंटीना हैं। हाँ, और ये एग्रीमेंट हमारे प्रोडक्ट्स को उन देशों में बेहतर मार्केट एक्सेस देता है। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन में भी हम स्ट्रांग हैं, स्पेशली ब्राजील के साथ। हाँ, इंडिया ब्राजील के साथ ब्रिक्स, IBSA, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका और G4 जैसे मल्टीपल इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में पार्टनर है। और हम अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों के साथ G20 में भी काम करते हैं। और कैरेबियन में डायस्पोरा का रोल? कैरेबियन में, स्पेशली ट्रिनिडाड एंड टोबैको जैसे देशों में, एक बड़ी और इन्फ्लुएंशियल इंडियन डायस्पोरा है। इस डीप कनेक्शन को रेकग्नाइज करते हुए इंडिया ने अब वहां 6th जनरेशन डायस्पोरा को OCI कार्ड्स एक्सटेंड कर दिए हैं, जिससे ये बॉन्ड और भी मजबूत हो रहा है। सो टू सम अप, इंडिया लैटिन अमेरिका के साथ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को सक्सेसफुली ब्रिज कर रहा है। हाँ, हमारी फूड, एनर्जी और फ्यूचर फेसिंग मिनरल सिक्योरिटी के लिए क्रूशल पार्टनरशिप्स बनाने के लिए। ओके, फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट, लिथियम ट्रायंगल क्या है और इसमें कौन से देश हैं? लिथियम ट्रायंगल साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन्स में वो रीजन है जहां दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स हैं। 3 देश हैं, चिले, अर्जेंटीना एंड बोलिविया। इन्हें याद रखने का एक अच्छा मेमोनिक है CAB। एग्जैक्टली। जस्ट थिंक ऑफ टेकिंग अ कैब टू द लिथियम ट्रायंगल। परफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, मेरकोसुर क्या है? मर्कोसुर लैटिन अमेरिका का सदर्न कॉमन मार्केट है। की मेंबर्स अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और यूरुग्वे हैं। आप इसे एशियन या यूरोपियन यूनियन जैसे ट्रेड ब्लॉक का उनका वर्जन समझ सकते हैं। आपने इंडियन कंपनी KBIL का जिक्र किया, इसका स्पेसिफिक जॉब क्या है? KBIL का मतलब है खनिज BB इंडिया लिमिटेड। इसका स्पेसिफिक मैंडेट है क्रिटिकल मिनरल्स को ओवरसीज से आइडेंटिफाई, अक्वायर और सिक्योर करना। ये हमारे देश की फ्यूचर इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। और ज्योग्राफी क्वेश्चन, कौन सी 2 मेजर ज्योग्राफिकल लाइंस ब्राजील से होकर गुजरती हैं? इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों ब्राजील से होकर गुजरती हैं। ये किसी भी देश के लिए एक रेयर ज्योग्राफिकल फीचर है। बिल्कुल। लास्ट वन एंड इट्स इंपॉर्टेंट, इंडिया ब्राजील के साथ किन मेजर ग्रुपिंग्स में पार्टनर है? कई हैं जो अलाइनमेंट की डेप्थ दिखाते हैं। वो हैं द G20, ब्रिक्स, IBSA, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और G4। ये मल्टी लेयर्ड कोऑपरेशन ही ब्राजील को एक की स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाता है। Exactly. Come on, let's say it together. India's LAC engagement is driven by resource security, evident from the Kabil lithium deal in Argentina's lithium triangle and our trade via the Mercosur agreement. In short, इंडिया लैटिन अमेरिका के साथ ज्योग्राफिकल डिवाइड को एक्टिवली ब्रिज कर रहा है ताकि हमारी फूड, एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल नीड्स के लिए वाइटल पार्टनरशिप्स को सिक्योर किया जा सके। What a journey, दोस्त। जापान की बुलेट ट्रेनों से लेकर अर्जेंटीना के लिथियम माइंस तक, UAE के भारत मार्ट से लेकर अफ्रीका के डिजिटल रेवोल्यूशन तक, we have literally covered the entire globe. चलिए एक क्विक फाइनल रिकैप करते हैं ताकि सब कुछ एक साथ जुड़ जाए। Broad micro theme, India's global partnerships, weaving a web of strategic alliances. जापान, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए हमारा प्रीमियम पार्टनर। UAE and Saudi Arabia, मिडिल ईस्ट में हमारे इकोनॉमिक और एनर्जी एंकर्स जो अब डीप स्ट्रेटेजिक अलाइज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मॉरिशस, हमारा कल्चरल कजन और इंडियन ओशन में एक वाइटल स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए की है। सेंट्रल एशिया, हमारा हिस्टोरिक नेबरहुड जो अब एनर्जी सिक्योर करने और नए कनेक्टिविटी रूट्स बनाने के लिए एक न्यू फ्रंटियर है। अफ्रीका, इमेंस अपॉर्चुनिटी का एक कॉन्टिनेंट जहां हम उनकी प्रायोरिटीज पर बेस्ड इक्वल्स की पार्टनरशिप्स बना रहे हैं। लैटिन अमेरिका, हमारी फूड, एनर्जी और कल के क्रिटिकल मिनरल्स को इंश्योर करने के लिए एक नया और क्रूशल सोर्स। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ऐसा लग रहा है जैसे कॉम्प्लेक्स ग्लोबल पजल के सारे पीसेस आखिर में एक साथ आकर सेंस बना रहे हैं। और ये हमें सोचने के लिए एक फाइनल थॉट के साथ छोड़ देता है। हमने देखा कि इंडिया कैसे ये स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल फ्रेंडशिप्स बना रहा है। पर नेक्स्ट डेकेड का रियल चैलेंज और अपॉर्चुनिटी इन फ्रेंडशिप्स को कनेक्ट करने में है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका में इंडिया जापान कॉरिडोर अफ्रीकन यूनियन के साथ हमारे अब और मजबूत हुए टाइज को कैसे लेवरेज कर सकता है। ब्रिक्स में ब्राजील के साथ हमारी पार्टनरशिप अर्जेंटीना में लिथियम की हमारी क्वेस्ट में कैसे मदद कर सकती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फ्यूचर सिर्फ इन बायलैटरल टाइज में नहीं होगा, बल्कि एक नेटवर्क्ड सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी आर्किटेक्चर बनाने में होगा। कुछ सोचो इस बारे में। सोचो, एक